नमस्कार। सोचिए, क्या भारत की कहानी इसकी नदियों के बिना लिखी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ आप कह सकते हैं पानी के स्रोत नहीं है। ये तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे जीवन का प्रवाह है। तो चलिए, आज की इस पड़ताल में हम भारत की इन्हीं जीवन रेखाओं की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब जरा इस नक्शे पर एक नजर डालिए। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र से लेकर नीचे दक्षिण में नर्मदा और कावेरी तक ये नदियां पूरे देश में एक जाल की तरह फैली हुई हैं, है ना? पर ये सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं। असल में ये हमारे देश की धमनियां हैं, जो करोड़ों लोगों के जीवन को सींचती हैं और हमारी पहचान को आकार देती हैं। तो इन जीवन रेखाओं को आखिर समझा कैसे जाए? देखिए, वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही सरल तरीका निकाला है। उन्होंने नदियों को मुख्य रूप से दो ग्रुप्स में बांटा है। और ये बंटवारा किस आधार पर है? उनके उद्गम के आधार पर, मतलब वो निकलती कहां से हैं। और मजे की बात यह है कि यही एक चीज उनके पूरे कैरेक्टर को, उनके पूरे चरित्र को तय कर देती है। तो चलिए, अब इन दो मुख्य प्रकारों को समझते हैं। एक तरफ हैं हिमालय नदियां। नाम से ही जाहिर है, ये हिमालय के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से निकलती हैं। और दूसरी तरफ हैं प्रायद्वीपीय नदियां, जो हमारे पुराने पठारी भाग से जन्म लेती हैं। यकीन मानिए, इन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, तो इनमें बुनियादी फर्क क्या है? चलिए देखते हैं। हिमालयी नदियां वो 12 मासी होती हैं, मतलब साल भर बहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पानी मिलता है ग्लेशियर के पिघलने से भी और बारिश से भी। और क्योंकि ये नए ऊंचे पहाड़ों से आती हैं, तो वो अपने रास्ते में गहरी वी शेप की घाटियां काटती चलती हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, प्रायद्वीपीय नदियां ये मौसमी हैं। ये बेचारी सिर्फ मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। और ये पुराने सख्त पठार पर बहती हैं, इसलिए इनकी घाटियां ज्यादा गहरी नहीं होती, बल्कि चौड़ी और उथली होती हैं। तो कुछ नाम तो जानने ही चाहिए, है ना? हिमालय नदियों की बात करें तो हमारे जहन में आती हैं सिंधु, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियां। और जब हम प्रायद्वीपीय भारत की ओर देखते हैं तो वहां हमें मिलती हैं गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी जैसी महत्वपूर्ण नदियां। और हां, हर नदी की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग महत्व है। लेकिन कहानी सिर्फ भूगोल तक ही सीमित नहीं है। भारत में इन नदियों का मतलब कुछ और भी है, कहीं ज्यादा गहरा। इनका एक मजबूत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध है हम लोगों से। हमारे लिए यहाँ पानी सिर्फ पानी नहीं है, ये जीवन है, ये आस्था है। और देखिए, ये एक लाइन इस भावना को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। गंगा एक नदी से कहीं बढ़कर है। यह जीवन, आध्यात्मिकता और स्थिरता का प्रतीक है। क्या खूब कहा है। ये बात गंगा के महत्व को बिल्कुल सही तरीके से सामने रखती है। वही गंगा जिसे करोड़ों लोग माँ कहकर पूछते हैं। और इसीलिए बात सिर्फ आस्था की नहीं है। गंगा को आधिकारिक तौर पर भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया है। जरा सोचिए, इसका बेसिन करीब 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये इसे हमारे देश का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाता है। कितना विशाल है ना? पर एक सच ये भी है कि जहां जीवन देने वाला अमृत होता है ना, वहां अक्सर विवाद भी जन्म ले ही लेता है। तो अब कहानी का एक दूसरा थोड़ा जटिल पहलू देखते हैं, और वो है इन जीवनदायिनी नदियों पर होने वाले संघर्ष का। तो सवाल ये उठता है कि जब यही जीवन की रेखाएं ही संघर्ष की वजह बन जाएं, तो होता क्या है? असल में ये टकराव कई रूप ले लेते हैं, और इनका समाज और हमारे पर्यावरण दोनों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। मोटे तौर पर देखें तो ये संघर्ष दो तरह के होते हैं। पहला है विकास बनाम विस्थापन, मतलब डेवलपमेंट एक तरफ और उससे उजड़ने वाले लोग दूसरी तरफ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें नर्मदा बचाओ आंदोलन में देखने को मिला, जो सरदार सरोवर बांध के खिलाफ था। और दूसरा संघर्ष है राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का। इसका तो सबसे जाना माना मामला है कावेरी नदी के पानी को लेकर चलने वाला लंबा विवाद। नर्मदा बचाओ आंदोलन का वो नारा तो शायद हम सबने सुना होगा, विकास चाहिए, विनाश नहीं। कितना शक्तिशाली नारा है। ये सीधे सीधे उस संघर्ष के मानवीय पहलू को, उस दर्द को सामने ले आता है और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या विकास की कीमत हमेशा लोगों का उजड़ना और पर्यावरण का विनाश ही होनी चाहिए? तो ठीक है, ये सब चुनौतियां तो हैं, पर सवाल ये है कि इन नदियों के भविष्य को बचाने के लिए क्या कुछ किया भी जा रहा है? बिल्कुल। चलिए, अब कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं और बात करते हैं संरक्षण और उम्मीद की। और यहीं पर नमामि गंगे जैसे बड़े कार्यक्रम सामने आते हैं।
अब देखिए, इन प्रोग्राम्स का मकसद सिर्फ ऊपर ऊपर से नदियों की सफाई करना नहीं है, नहीं, बल्कि लोगों में जागरूकता फैलाकर और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर नदियों की सेहत को, उनकी पुरानी जान को वापस लौटाना है। और ये काम किसी एक का नहीं, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और अच्छी बात यह है कि इन कोशिशों के नतीजे अब दिखने भी लगे हैं। जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2018 के मुकाबले पानी की क्वालिटी में काफी सुधार देखा गया है। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि 2025 तक जहां जहां भी पानी की जांच होती है, वहां पानी नहाने के लायक जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको पूरा करें। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। भारत की नदियां तो आने वाले कल को, भविष्य को जीवन देती रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल यह है कि क्या हम सब मिलकर उनके खुद के जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब किसी एक के पास नहीं, हमारे सामूहिक प्रयासों में ही छिपा है।